Dear homeopathic friends, you must remember the Burnet opinion that ringworm commonly formed upon those who had inherited phthisis, though it was a sign of approaching phthisis, that it was a very common feature of those who have inherited phthisis, and he used to Basilinum 200 potency. He used it same what as a routine remedy on every child with ringworm. जहाँ किसी पेशेंट के साथ अगर वो रिंगवॉर्म लेकर के आता है, रिंगवॉर्म कहते हैं दिनाई को, तो रिंगवॉर्म आप देखने से पता चल जाएगा कि वो रिंगवॉर्म है, बिल्कुल गोलाकार रंग का, वो एक तरह से स्किन डिजीज होती है, इचिंग भी होती है उसके अंदर में। तो जहाँ रिंगवॉर्म होता है, जिस पेशेंट को रिंगवॉर्म हो जाता है, जनरली देखा जाता है कि उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर पूर्वजों के द्वारा कहीं न कहीं से उसके शरीर के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट आया है। क्योंकि जब तक हमारे बॉडी के अंदर में ट्यूबरकुलोसिस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्यूबरकुलर डायथेसिस नहीं होगी, तब तक रिंगवॉर्म नहीं आता है। तो इसीलिए डॉक्टर बर्नेट ने देखा कि जब भी उसके पास कोई पेशेंट आता है रिंगवॉर्म लेकर करके, तो सीधे वो सोचते थे कि इनहेरिटेड पूर्वजों के द्वारा इसके अंदर, ये बॉडी के अंदर में थाइसिस का इफेक्ट आया है, और थाइसिस होने के वजह से ही, थाइसिस डायथेसिस होने के वजह से ही इसको रिंगवॉर्म आया है। और ऐसे स्थिति में बैसिलिनम 200 का व्यवहार कर करके वो बहुत ही सफलता प्राप्त कर गया। तो आपके पास भी अगर कोई पेशेंट आता हो, खास करके रिंगवॉर्म का केस, तो आप हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर या पेशेंट के हिस्ट्री के अंदर में कहीं न कहीं ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री होगा, ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री होगा, तभी वो रिंगवॉर्म से सफ़र किया होगा, अन्यथा वो रिंगवॉर्म से सफ़र नहीं करता। दूसरी चीज, इट इज ट्रू दैट थाइसिस एंड इंसैनिटी आर कन्वर्टेड कंडीशन, द वन फॉल्स इनटू द अदर्स। मैनी केसेस that are treated and cure the phthisis of the lungs has just been turned aside, finally become the answers. Person who had been cured of insanity go in the phthisis. जब किसी फैमिली हिस्ट्री के अंदर में अगर ये सोचते हैं कि ये पेशेंट जो है हमारे पास आया है दिखाने के लिए, उसकी इंसैनिटी से सफ़र कर रही हो, पागलपन से सफ़र कर रहे हो, मेंटल डिजीज में आ रही है पागलपन, तो ये सोचना चाहिए कि उसके फैमिली हिस्ट्री में कहीं न कहीं ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है, ट्यूबरकुलोसिस से पेशेंट सफ़र किया हो, या इनहेरिटेड ट्यूबरकुलोसिस उसके अंदर है। क्योंकि जब तक फैमिली के अंदर में ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री नहीं होती है, ट्यूबरकुलोसिस का कोई हिस्ट्री नहीं होता है, तब तक उसके फैमिली के अंदर में इंसैनिटी नहीं आती है। अगर इंसैनिटी पाया जा रहा हो, किसी पेशेंट को आप इंसैनिटी के देख रहे हैं, तो आप एक ध्यान जरूर देखिएगा, फैमिली हिस्ट्री जरूर लीजिएगा, और फैमिली हिस्ट्री में मदर के तरफ का भी हिस्ट्री लीजिएगा और फादर के तरफ से हिस्ट्री लीजिएगा, तो जरूर कहीं न कहीं आपको पता चलेगा उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट था। तो वो ट्यूबरकुलोसिस चाहे वो डायरेक्ट आया हो या इनडायरेक्ट आया हो, फैमिली से हिस्ट्री से आया हो, या पेशेंट खुद ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र किया हो, तो जनरली जो चांस होता है कि वो पेशेंट इंसैनिटी से सफ़र करता हो। तो कभी कभी इंसैनिटी के पेशेंट को आराम करने के बाद जो ट्यूबरकुलोसिस है वो
आप सामने चलाता हो, और ऐसी स्थिति में ट्यूबरकुलोसिस के कारण पेशेंट डेथ भी कर सकता हो। और हो सकता है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को आराम कर दें और उसकर किसी का पूर्ण आराम नहीं कर सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसैनिटी के तरफ चल जाएगा। तो एक सिक्के के दो पहलू में ट्यूबरकुलोसिस मस्ट बी रिलेटेड फ्रॉम द इंसैनिटी। जहाँ इंसैनिटी होगा ट्यूबरकुलोसिस होगा, और जहाँ ट्यूबरकुलोसिस होगा वहाँ इंसैनिटी होगा, इसमें कोई रोक नहीं है। थर्ड पॉइंट दे रहा हूं, दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ सल्फर टू बी ड्राइवन आउट ऑफ बेड इन द अर्ली मॉर्निंग बाय द डायरिया। इट इज वेरी कॉमन फीचर इन केस ऑफ थाइसिस। आप सल्फर के अंदर जब पढ़िएगा तो सल्फर के अंदर लिखा हुआ है कि सल्फर का पेशेंट का नींद खुलते के साथ ही उसे जस्ट तुरंत ही पैखाना जाना पड़ता है, वो रोक नहीं सकता, तुरंत ही उसको पैखाना जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझते हैं कि इस पेशेंट को सल्फर देना चाहिए और सल्फर देने से आराम हो सकता है। मगर उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर में या उस पेशेंट के हिस्ट्री के अंदर में कहीं थाइसिस का इफेक्ट हो, और अगर थाइसिस हो उस पेशेंट को है, तो थाइसिस के अवस्था में भी, ट्यूबरकुलोसिस के अवस्था में भी उस पेशेंट को ये सिम्टम्स जो है, जो सल्फर के अंदर जो सिम्टम्स पाया जा रहा है डायरिया का, सेम सिम्टम थाइसिस के अंदर में भी पाया जाता है कि थाइसिस के भी पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद तुरंत ही उसको लैट्रिन जाना पड़ता है। वैसी स्थिति में अगर थाइसिस से पेशेंट कोई सफ़र कर रहा हो और ये सिम्टम सल्फर के तरफ जो मिल रहा हो, कि सल्फर को हम देख रहे हैं कि सल्फर में ऐसा सिम्टम्स पाया जाता है, जो ही हम सल्फर का व्यवहार करेंगे उस पेशेंट के साथ तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। वैसी स्थिति में हम सल्फर का व्यवहार ना कर करके हम कोशिश करेंगे कि उसके जगह पर ट्यूबरकुलोनम का व्यवहार करें सल्फर को देने के, क्योंकि सल्फर देने के बाद पेशेंट डेथ कर जा सकता है। ये सल्फर का सिम्टम्स होने के बाद में भी ये थाइसिस का कॉमन सिम्टम्स आ रहा है, इसलिए उसको हम सल्फर ना दे करके हम उसको ट्यूबरकुलोनम की तरफ देखेंगे और ट्यूबरकुलोनम से ग्रुप से ही रिलेटेड मेडिसिन को देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी अवस्था में हमने आपको बताया कि अगर इंसैनिटी पाया जाता है तो उस फैमिली के अंदर या उस पेशेंट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस पाया जाएगा। अगर उस पेशेंट के अंदर रिंग बॉर्म पाया जाता है तो उस फैमिली के अंदर में जरूर ही है वो पाया जाएगा कि वो ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र किया हो या फैमिली हिस्ट्री हो या सेल्फ हो। उसी तरह से अगर बेड से उठने के बाद तुरंत लैट्रिन जाता हो तो सल्फर का सिम्टम्स होता है जरूर। सल्फर उस अवस्था में दे सकते हैं जब उसको ट्यूबरकुलोसिस का शिकायत नहीं हो और पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो तो सल्फर दे सकते हैं। मगर अगर वो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो ऐसी स्थिति में सल्फर देने की कोशिश ना करेंगे, अन्यथा वो पेशेंट के साथ दिक्कत हो जाएगी, परेशानी में पड़ जाएगा पेशेंट और पेशेंट में भी चांस ऑफ डेथ। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो 3 पॉइंट आपके पास रखा उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपको बुक में सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।